नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी ने क्या पूछा है, आरपीएससी क्या पूछेगा, इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर कैलकुलस यानी सदिश कलन। सदिश कलन जो है वो हमारा यूजी का टॉपिक है, बीएससी का टॉपिक है। तो हम सदिश नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, हम सदिश नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि सदिश कलन पढ़ रहे हैं। सदिश का फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सदिश को कवर करेंगे। यहाँ सदिश कलन को कवर करेंगे, सदिशों के अवकलन एवं समाकलन को कवर करेंगे, उससे जुड़ी हुई जो थ्योरम है उनको कवर करेंगे। तो याद रखिएगा सदिश कलन कर रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं। देखिए इस टॉपिक के बारे में अगर आपको थोड़ा सा जानकारी दूं तो टॉपिक दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो सदिश जो आप सदिश पढ़ते हैं वो, और फिर अवकलन और समाकलन। तो अवकलन और समाकलन का उपयोग आप सदिशों पे किस तरीके से करते हैं। अगर आपको किसी सदिश फलन का अवकलन करना हो या अदिश फलन का अवकलन करना हो, समाकलन करना हो और उसमें सदिशों वाले जो विशेषताएं हैं उनका भी इस्तेमाल करना हो, तो सदिशों को अवकलन और समाकलन के साथ जोड़कर किस तरीके से बढ़िया फायदा उठाया जा सकता है, या किस तरीके से मैथ्स की एक और ब्रांच जो है, एक और शाखा बनाई जा सकती है, वो है सदिश कलन, जिसमें सदिश के गुण भी है, जिसमें कलन भी है, जिसमें अवकलन और समाकलन भी शामिल है। तो टॉपिक की स्थिति की बात करेंगे, देखिए टॉपिक बहुत ईजी है, टॉपिक सही में बहुत ईजी है। थोड़ा सा बेसिक तो देखिए, अब आप किसी भी चीज को जब पढ़ते हैं तो उसका बेसिक तो आपको समझना ही पड़ता है। तो यहाँ तो दोनों का ही रोल प्ले होता है, जो आपको समझा रहा है वो अगर छोटी छोटी बातें समझा दे आपको तो फिर ये टॉपिक क्लियर हो जाता है कि इस टॉपिक में ज्यादा कुछ है ही नहीं। टॉपिक में सदिशों का तो इतना अच्छा इस्तेमाल किया ही नहीं गया, एक्चुअली सदिशों का अवकलन और समाकलन दो का ही इस्तेमाल किया गया, या तो अवकलन किया गया या समाकलन किया गया। तो ज्यादातर सदिशों का कम इस्तेमाल किया। सदिशों की जो 11th-12th का जो सदिश होता है, जो वेक्टर होते हैं, सच में वो ज्यादा टफ है। 11th-12th के अंदर जो सदिश होते हैं वो इस सदिश कलन से ज्यादा टफ है। सदिश कलन का बिल्कुल सीधा सीधा काम है, इसके अंदर सीधे सीधे टॉपिक है, ज्यादा घुमाया नहीं गया है। अभी आपको मैं टॉपिक के नाम बताऊंगा, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए खाली सदिश जो है वो सदिश कलन के मुकाबले काफी टफ है। सदिश कलन काफी ईजी है, ये टॉपिक ईजी है, ये टॉपिक ईजी है, रियल कह रहा हूं मैं आपको। अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप इस बात को फील भी कर पा रहे होंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। काफी इजी टॉपिक है। इस टॉपिक से आप लगभग, अगर मान लीजिए 3 क्वेश्चन आते हैं या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो कोई एक क्वेश्चन मान लीजिए, कोई मान लीजिए थोड़ा टफ पूछ लिया या घुमा दिया तो बात अलग है। मोटा मोटी अगर 4 क्वेश्चन आए तो 3 क्वेश्चन आप इसे उठा ही लेंगे आराम से, अगर सदिश कलन को एक बार भी आपने पढ़ा हुआ है तो। अगर एक बार भी आपने सदिश कलन को पढ़ा हुआ है तो 4 में से 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में अपने पास रख रहा हूँ कि बाय द वे एक क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बना दे, थोड़ा सा इधर उधर से कान पकड़ ले तो बात अलग है। बाकी 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सिंपल होंगे, आप आराम से कर पाएंगे। और अभी जब मैं आरपीएससी के क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको यकीन भी हो जाएगा कि बिल्कुल एकदम सीधे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा घुमावदार नहीं आते। इक्का दुक्का क्वेश्चन जरूर है जो थोड़ा सा स्वाद बिगाड़ेगा आपका, इक्का दुक्का क्वेश्चन, वो भी कोई ज्यादा नहीं, इक्का दुक्का क्वेश्चन से स्वाद बिगाड़ेगा। बाकी इजी टॉपिक है, इस टॉपिक के साथ जाइए। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक आपको नाराज नहीं करेगा, असंतुष्ट नहीं करेगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसके साथ जरूर जाइएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चनों की। अब इस टॉपिक से लेकर के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए नॉर्मली मुझे लगता है 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चनों की जगह मैं इस टॉपिक को देता हूँ। वैसे कभी 4 भी आए हुए हैं, कई बार 5 भी आए हुए हैं, तो जगह है इसके पास, टॉपिकों की जगह है, ये बात सही है, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है, पूरी किताब है भाई। बीएससी फर्स्ट ईयर में आइए आप, सदिश कलन के नाम से पूरी किताब है। तो पूरी किताब है तो सोचिए वहां से 3 क्वेश्चन, पूरा पेपर आता है वहां से, तो फिर 3 क्वेश्चन तो क्या बड़ी बात है, तो आराम से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं 3 इसलिए मान रहा हूं कि मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई टॉपिक के अंदर अगर हम इंडिपेंडेंट टॉपिक, स्वतंत्र टॉपिक उठाएं कि भैया ये टॉपिक इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इससे और कोई लेना देना नहीं, या इंपॉर्टेंस के आधार पर उतारें कि भैया ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो क्वेश्चन आना ही चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट है, इस पर अच्छा क्वेश्चन आना ही चाहिए, तो इस तरीके से एकदम मतलब छांट छूट के मिनिमम से मिनिमम पे सेट करते हैं, तो 3 क्वेश्चन की जगह है। मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन सी जगह है। सबसे पहले अवकल संकारक, सदिश अवकल संकारक। एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है, बना ही बना है, हमेशा ही बना है। आप पीछे के पेपरों को उठा के देख लीजिएगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसमें आपका ग्रेडियंट आता है, जिसमें आपका ग्रेडियंट आता है, मतलब जिसे आप डेल से भी कहते हैं नॉर्मली, वैसे ग्रेडियंट प्रवणता के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है आपका डाइवर्जेंस, जिसको आप अपसरण के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है कुंतल, जिसे कर्ल भी कहा जाता है। मैंने इंग्लिश के नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनका जो लिखा जाता है मैथ्स में वो आप इसी के भाषा में लिखिए। ग्रेडियंट को ग्रेड करके लिखते हैं, डाइवर्जेंस को DIV से लिखते हैं, और कर्ल को CUR पूरा लिख देते हैं, छोटा सा ही तो नाम है। तो ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों में जो ग्रेडियंट है उसके उपयोग भी है, उसके उपयोग भी सिलेबस में है,
और इसके कई उपयोग है, जैसे लंब सदिश निकालना, महत्तम परिवर्तन की दर निकालना, दिक् अवकलज निकालना, मतलब दिशात्मक अवकलज निकालना। तो ग्रेडियंट के कई उपयोग भी है, वो भी खास पसंद है आरपीएससी को कि भैया अवकलन के उपयोग पूछ ले। खाली ग्रेडियंट भी पूछ लेता है कई बार ग्रेडियंट के उपयोग पूछ लेता है कि भैया इसके ऊपर जो है वो जो है आप अवकलन की दिशा बताइए, ठीक है, जिसे हम जो अवकलन दिक् अवकलज कहते हैं वो निकालिए आप। इसमें पूछ लिया महत्तम परिवर्तन की दर निकालिए, दो प्रश्नों के बीच का कोण निकालिए। इस तरह की ग्रेडियंट के कई फायदे हैं। ये लांबिक सदिश भी आपको देता है, विलंब भी आपको देता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के कई उपयोग है, तो कई उपयोग जो है वो खासे पसंद है आरपीएससी को। डाइवर्जेंस और कर्ल, ये तीन चीजें हैं, इनके ऊपर एक क्वेश्चन की जो जगह बनती है। उसके बाद में जो दूसरा है वो है सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं, आइडेंटिटी। ये जो अवकल संकारक है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और सदिश और अदिश, इनसे जुड़ी कुछ सर्व समीकाएं, कुछ आइडेंटिटी है जो कि पसंद है आरपीएससी को, उस पर भी क्वेश्चन बनाते हैं। प्लस तथा परगुण, लगभग 5 परगुण है, 5 विशेषताएं हैं, वो साथ में शामिल है। सर्व समीकाएं प्लस परगुण, उस पर भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है और मिला है अब तक। और उसके बाद जो हमारा सबसे 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है थ्योरम, समाकलन प्रमेय, जिसमें 3 प्रमेय आती है। यहां से तो चुकेगा ही नहीं, यहां से तो चुकेगा ही नहीं। समाकलन की 3 प्रमेय, सबसे पहले आती है गॉस प्रमेय, दूसरी है स्ट्रोक प्रमेय, तीसरी है ग्रीन प्रमेय। इन पे सवाल भी आते हैं, इन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरी से जुड़े हुए भी आ जाते हैं। गॉस क्या करता है, गॉस की जो प्रमेय है वो क्या करती है। एक बार पूछा गया है कि भैया ग्रीन प्रमेय क्या करती है, बता दीजिए। 4 ऑप्शन दे दिए, क्या ग्रीन प्रमेय क्या करती है बताइए, स्ट्रोक प्रमेय क्या करती है। अगली बार पूछ लेगा गॉस प्रमेय क्या करती है, सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया, भाई सवाल वाल छोड़, तो ये बता कि गॉस प्रमेय करती क्या है। चलिए तो बता स्ट्रोक प्रमेय करती क्या है। कई बच्चे सवाल निकाल के गए, उन्हें ये नहीं पता ग्रीन प्रमेय करती क्या, लेकिन सवाल निकालना आता है। तो ऐसा काम ना करें, सवाल निकालना आता है लेकिन पता ही नहीं ग्रीन प्रमेय क्या करती है। पाइथागोरस प्रमेय का सवाल आता है कि लंब और आधार दे दीजिए, कर्ण निकाल दूंगा, लेकिन ये नहीं पता कि पाइथागोरस प्रमेय जो है वो है क्या और क्या काम आती है। तो ऐसा ना हो, कई बार आपको सिर्फ सवाल निकालने आते हैं, थ्योरी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये जरूरी है कि इनकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़े कि ये कर क्या रही है, फिर उसके बाद में सवालों को सॉल्व करना शुरू करें। तो थ्योरी जरूर पढ़े, वरना नुकसान हो सकता है। तो ये 3 चीजें जो है, इन पे क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन की संभावना पूरी है, मेरे हिसाब से पूरी। पहला है अवकल संकारक, जिसमें आपका, आप नवकार पब्लिकेशन की बुक में जाइए, सेकंड एक्सरसाइज इसी की है। सेकंड एक्सरसाइज इसी के बारे में, अवकल संकारक और सर्व समीकाएं, ये दोनों आपको सेकंड एक्सरसाइज में मिल जाएगी। वहां से जाके एक एक दो एग्जाम्पल जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 जो आपको पसंद हो, आप कुछ एग्जाम्पल कर लीजिएगा, इतना ही है, ज्यादा मोटा काम है नहीं। जाके एग्जाम्पल कर लीजिए, ठीक है। एक एक चीज के ऊपर एक एक एग्जाम्पल कर दीजिए। जैसे ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट क्या क्या काम आता है, ठीक है, उसके एक एक काम के ऊपर, एक एक उपयोग के ऊपर एक एक एग्जाम्पल कर लीजिए। पढ़ लीजिए, पढ़ तो सकते हैं, पढ़ लीजिए। डाइवर्जेंस कैसे निकलता है, परिणालिका सदिश क्या होता है, ग्रेडियंट कर्ल क्या होता है, कुंतल कैसे निकलता है, फिर कुंतल के ऊपर अघूर्णीय सदिश क्या होते हैं, रोटेशनल वेक्टर क्या होते हैं। ये छोटी छोटी एक बातें हैं, आप पढ़ेंगे 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में सारा हो जाएगा। फिर उसके बाद में सर्व समीकाएं कहीं पेज पे लिख लीजिए, उनको याद करिए, ठीक है, क्योंकि अब पढ़ने का ज्यादा समझने का टाइम तो है नहीं। सर्व समीकाएं और परगुण को लिख लीजिए, उनको याद करने की कोशिश कीजिए, वो पेज लिख के रख लीजिए। एग्जाम तक थोड़ा टाइम देके इसको देखते रहिएगा। बाद में आती है समाकलन प्रमेय, इनको थोड़ा सा समझिएगा जरूर, क्योंकि इन पे सवाल भी आते हैं और कई बार इनके खुद के स्टेटमेंट भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा समझिएगा, एक एक दो सवाल निकालिएगा, इतने में आपका ये काम भी बन जाएगा। तो इतना है, तो 3 क्वेश्चन की संभावना मुझे इसमें दिखती है। बाकी फिर आरपीएससी है, स्वतंत्र है, कितने डालती है वो जाने। तो 3 के क्वेश्चन तो यहाँ बन सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि 3 क्वेश्चन अगर आते हैं तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि घुमा दे, इधर घुमा दे या कहीं और घुमा दे, लेकिन 2 क्वेश्चन सीधे आएंगे एकदम, है ना। जैसे बॉलर बॉल डालता है, एक बॉल यॉर्कर डाल देता है, कोई बात नहीं, लेकिन 5 बॉल ऐसी भी डालेगा जिसपे स्कोर मारे जा सकते हैं। एक बॉल को सेफ खेल लीजिए, 5 बॉलों को दबा के खेलिए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करिएगा आप भी, इसके साथ अच्छा है, हो सकता है कि तीनों के तीनों बॉल ही आपको बढ़िया मिल जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे ये सारी बात समझ में आएगी। समझाता हुआ भी चलता हूँ किसके ऊपर है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। आइए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये आ गया सर्व समीकाओं पे, आइडेंटिटी के ऊपर। सदिश सर्व समीकाएं, आइडेंटिटी के ऊपर ये क्वेश्चन आया है। बताइए, आइडेंटिटी अगर आपने पढ़ी हुई है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा सही है। अब ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरीके से आपका याददाश्त का परीक्षण है कि आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है। क्योंकि देखिए जितनी सर्व समीकाएं हैं
प्लस जितने परगुण है, इन दोनों को याद रखना। एक तो ये बड़ी महाभारत है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अंतर होता है इनके अंदर, छोटा मोटा माइनस का डिफरेंस होता है, कभी ए आगे आ रहा है, कभी बी पीछे जा रहा है, कभी बी आगे आ रहा है, कभी डॉट गुण है, कभी क्रॉस गुण है, तो बड़ा झंझट है भाई। अगर आपको ये याद रहती है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, तो ये ऐसा जो क्वेश्चन है वो आप आराम से कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट में ये हो गया आपका ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट का कल निकाला गया। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है, नवकार पब्लिकेशन की बुक के अंदर, डॉक्टर गोखरू की बुक का प्रगुण नंबर 2 कहता है कि भैया अगर किसी ग्रेडियंट का अगर आपने कर्ल निकाल लिया तो वो 0 होता है। ये बात सत्य है। इसी के साथ आपका आंसर मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन ने यही पूछा कि सत्य कथन कौन सा है, तो भैया मिल गया, बात खत्म। लेकिन दुर्भाग्य से अब इसके अंदर जो है थोड़ा सा और भी हमें जानना होगा। आइए थोड़ा सा समझाता हूँ कि गलतियां कहाँ कहाँ हुई है। ये दूसरा गलत है तो क्यों गलत है ना, वो भी जानना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अब दोबारा तो आएगा नहीं, लेकिन थोड़ी गलतियां पकड़ते हैं। देखिए छोटी छोटी बारीक बारीक गलतियां हैं, वो आपको सही ढंग से पकड़नी होगी तो आपका काम हो जाएगा। 2 में ऑप्शन में आते हैं, डेल डॉट फाई। देखिए फाई अदिश है, एफ सदिश है, क्योंकि एफ के ऊपर एरो है तो एफ सदिश है, फाई अदिश है, फाई बाहर रहा। अब बताइए डेल भी सदिश है और एफ भी सदिश है, 2 सदिश नॉर्मल गुणा करके साथ में कैसे रह सकते हैं? 2 सदिश है तो डॉट गुणा करते हैं। डेल है जो अवकल संकारक होता है वो एक सदिश होता है, एफ एक सदिश है। जब भाई दोनों सदिश है तो 2 सदिश जब साथ में होंगे तो या तो डॉट गुणा करेंगे, डॉट नहीं कर रहे हैं तो क्रॉस गुणा करेंगे। तो भाई ये तो ना तो डॉट कर रहे हैं ना क्रॉस कर रहे हैं, नॉर्मल गुणा कर रहे हैं। तो भाई ये तो जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन तो सदिशों के लिहाज से ही गलत है। सर्वसमीकाएं तो दूर की बात है, ये तो सदिशों के लिहाज से ये बात गलत है, क्योंकि नहीं हो सकता ऐसा। तो ये बात तो आपकी कट गई। अगली बात पे आते हैं, इस पे आते हैं नंबर 3 के ऊपर, डेल डॉट एफ क्रॉस जी। एफ सदिश है, जी सदिश है, ठीक है। ये हमारी है सर्वसमीका। सर्वसमीका कहती है कि जी डॉट बाहर रह जाएगा और डेल जो है वो पहले एफ के साथ आ जाएगा। एक मिनट, बात यहाँ पे एकदम सही है, जी बाहर आ जाएगा, ये जी बाहर आ गया, और डेल जो है वो एफ के साथ क्रॉस गुणा करेगा, कर रहा है, सही है। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह, फिर एफ आपका बाहर आएगा, ठीक है। फिर डेल और जी जो है वो क्रॉस गुणा करेंगे, भाई ये तो एकदम सही है, ये भी सही है। इसका मतलब इसके 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। आप सर्वसमीका से मिला सकते हैं। सर्वसमीका अगर है तो आपके पास किताब है तो जाइए और किताब से मिला लीजिए, ये भी सही है और ये भी सही है, 2 सही है। अब इसके हिसाब से तो फिर कौन सा सही होगा, वो तो आरपीसी को दोनों ही सही मानने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं, डेल क्रॉस डेल, कर्ल का कर्ल, 2 बार कर्ल निकाला गया। तो 2 बार कर्ल जो होता है डेल, डेल डॉट एफ, यहां तक ठीक है। ये जो चिन्ह है ये गड़बड़ है, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह आता है। अगर आप देखें ये परगुण है, ये जो अभी मैंने, ये जो है ये आपका परगुण नंबर 4 है। नवकार पब्लिकेशन की बुक के अंदर ये परगुण नंबर 4 है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है, जो कि प्लस का है। तो देखिए कितना छोटा छोटी गलतियां हैं। तो ये गलतियां अगर आपने भी कर दी तो आपके भी नंबर चले जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि परगुणों को जब पढ़े तो अच्छे से याद करने की कोशिश करें। जो भी आपके पास ट्रिक है वो ट्रिक लगा के परगुणों को याद करने की कोशिश करें, वरना ये माइनस प्लस का जो अंतर है ये हमें भी गलत करवा देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, मोटा मोटा जो खेल था, जो सारा का सारा जो पूरा हिसाब किताब था वो था याददाश्त के ऊपर। अगर आपको याद है तो देख लीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर हमें दिया गया है, ये है आर वेक्टर, ठीक है, ये आपका आर वेक्टर है। हमें कहा गया आर और डी आर की क्रॉस गुणा करिए और फिर इनका समाकलन ए से लेकर बी तक करिए। तो आर और डी आर की क्रॉस गुणा करते हैं, लेकिन डी आर तो हमारे पास है ही नहीं। तो सबसे पहला काम है हमारा डी आर बनाना। डी आर कैसे बनेगा? अवकलन करके। तो करिए अवकलन। अवकलन करेंगे कॉस टी का अवकलन माइनस साइन टी, तो माइनस ए साइन टी आई कैप, ए साइन टी आई कैप, प्लस साइन टी का कॉस टी, ए कॉस टी जे कैप, ए कॉस टी जे कैप, प्लस बी के कैप। हो गया, डी आर आ गया। आर और डी आर की क्रॉस गुणा कर लीजिए, जो कि सारणी की सहायता से होगी। आर क्रॉस डी आर, सारणिक बनाइए। सारणिक में आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, पहले आर वेक्टर, ए कॉस टी, ए साइन टी और बी टी, फिर डी आर वेक्टर माइनस ए साइन टी, ए कॉस टी। सारणिक को सॉल्व करिए, आई प्लस के कैप, और ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी।
ए स्क्वायर कॉमन लेते ही cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 हो गया। तो ये हमारा आ गया r क्रॉस डी आर। एक चीज़ भूल गया मैं, वो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हमने अवकलन किया है ये सब t के सापेक्ष है, मतलब dt है। तो ये आपका r डी आर आ गया, तो इनके साथ में dt भी आएगा, जो आप लास्ट में एक साथ हो गया। अब आपको करना है समाकलन, कहाँ से कहाँ तक करना है, a से लेकर b तक। a कौन है, जो पॉइंट दिया गया, ये रहा a पॉइंट, ठीक है, b पॉइंट ये रहा। लेकिन अब हमारा समाकलन जो है a और b में दिया हुआ, ये तो कि a बिंदु, इसका इस्तेमाल कीजिए। अब a के तो 3 निर्देशांक है, हमारे 3 निर्देशांक किस काम के, हमने तो सारे सवाल को t में चेंज कर लिया, हमें तो t चाहिए। तो आइए, r का मान जो है वो हमें a00 चाहिए, तो t का मान कितना होना चाहिए, हमें a बिंदु निकालना है। a बिंदु r से कब आएगा, जो a बिंदु है a00 वो r से कब आएगा, जब t का मान अगर हम 0 लेते हैं, तो t का मान 0 लेते ही cos 0 का मान 1, तो ये आ गया a, फिर sin 0 का मान 0, तो ये आ गया 0, t का मान 0 से ये 0 आ गया। तो हमारा a पॉइंट कब बन रहा है, जब हम t का मान 0 ले रहे हैं। ऐसे ही a0 2 पाई b चाहिए, इसी r से a0 2 पाई b चाहिए, ये कब आएगा, जब हम t का मान 2 पाई लेंगे। वैसे कोई ट्रिक नहीं है, अगर आपने वेक्टर कैलकुलस पढ़ा है, निकाले हैं क्वेश्चन, तो ये कॉमन ट्रिक है। इसमें हम क्या करते हैं, सवाल को t में कन्वर्ट कर लेते हैं कि समाकलन तो t के साथ ही होगा, तो t में चेंज कर लिया, 0 से लेकर 2 पाई तक। ये आपका हो जाएगा t बराबर 0 से लेकर t बराबर 2 पाई तक, और जो समाकलन करना है वो ये रहा। इसका समाकलन कर दीजिए, a b कॉमन आ गया आपका, a b बाहर, ये हो गया sin t t cos t i कैप, यहाँ से भी आपका a b कॉमन है, a b कॉमन, cos t प्लस t sin t j कैप प्लस a स्क्वायर a कैप। अब t के सापेक्ष समाकलन कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। sin t का हो जाएगा, sin t का है, यहाँ पे खंड से लगाना पड़ेगा, ये जो है ये आपसे खंड से की डिमांड करेगा, क्योंकि दोनों गुणा में है, तो इस पे खंड से लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको खंड से लगाना पड़ेगा। ये तो सीधा हो ही जाएगा, sin t का माइनस cos t का sin t, बाद में ये आपकी जो लिमिट है t बराबर 0 से लेकर t बराबर 2 पाई तक की लिमिट रख दीजिएगा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, ये टफ में नहीं आता, ये लेंथी में आता है, लंबे क्वेश्चन में आता है। इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी अच्छी है, उसके हिसाब से आप फटाफट कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आप, जितना आप कम लिखेंगे उतना टाइम बचेगा, सीधी सी बात है। जितना कम लिखेंगे, कम से कम लिखने की कोशिश करिए, जितना, क्योंकि हर चीज़ को बनाने में टाइम तो लगता है, जैसे ए बना रहे हैं तो टाइम तो लग ही रहा है, तो जितना कम लिखेंगे उतना समय बचेगा, और कितनी कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में कर सकते हैं उतना समय आपका बढ़ेगा। तो यही सब चीज़ें जो है ये आपको देखनी है। तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, शुरुआत में भी नहीं था कि आर और डी आर का क्रॉस गुना करिए, जो आए उसका समाकलन कर दीजिए, बात खत्म। तो जैसे मैंने कहा ना, बहुत क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो बहुत सिंपल होंगे, इक्का दुक्का क्वेश्चन ही होगा जो ट्रिकी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सीधा का सीधा जो है, ध्यान से पढ़िए इसको, सीधा देखिए, पहचानिए क्या है। ये है एक्स वाई समतल पे वक्र सी द्वारा परिबद्ध क्षेत्र आर है, ठीक है। फाई एक फलन है, साई एक फलन है, तो उनका कोई मतलब नहीं है, हमारे पास 2 फलन दे दीजिए, ठीक है। जिनमें संतत है, आंशिक अवकलज का अस्तित्व है, तो ये बताइए किसके बराबर है। क्या इसको पहचान गए आपकी, ये कौन है, ये कौन है? नहीं पहचाने तो ग्रीन परमे को याद कीजिए। ग्रीन परमे में होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, और पी और क्यू क्या होते हैं, 2 फलन होते हैं। पी और क्यू 2 फलन होते हैं एक्स तथा वाई के, और उसमें क्या होता है कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बराबर होता है पृष्ठीय समाकलन डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। इस क्वेश्चन में क्या किया गया, सिर्फ नाम बदलने की कोशिश की है। ग्रीन परमे के नाम को हटा दिया गया ताकि पता ना चले कि ग्रीन परमे है, नाम को खा गया। खाएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, अगर नाम ही कह देते ग्रीन परमे तो आप ही पहचान जाते, तो ग्रीन परमे का नाम खा गया। और ग्रीन परमे की जो परिभाषा है, ये जो परमे है वो लिख दी, परमे लिख दिया, और आप ना पहचाने इसलिए पी का और क्यू का नाम चेंज करके पी का नाम कर दिया फाई, ये रहा साई, सॉरी ये साई है, ये पी हो गया, और जो फाई है वो आपका क्यू हो गया। तो पी और क्यू का नाम चेंज करके साई और फाई कर दिया ताकि आप पहचान ही ना पाओगे ये ग्रीन परमे, और अगर पहचान गए तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं पहचाने तो एग्जाम हॉल से बाहर आके पहचान होगी, हाँ अच्छा ये था क्या, तो भूल ही गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो डेल क्यू, क्यू यानी फाई, तो डेल फाई ओवर डेल एक्स, डेल फाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल साई ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये गलत क्यों है, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ भी कौन सा चिन्ह है, ये उल्टा है, यहाँ तक ठीक है। ये बीच में जो चिन्ह है, अगर ये गुणा का है इसलिए गलत है, शायद गुणा का है, तो इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, तो हो सकता है गुणा का चिन्ह इसलिए गलत है।
ठीक है, ये माइनस का चिन्ह है यहाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ खाली dx है, dy गायब है, इसलिए ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बच गया। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है n क्रॉस a क्रॉस r ds। a जो है वो अचर सदिश है, इसमें ये बातें लिखी हुई नहीं, क्वेश्चन अधूरा है, क्लेम करिए इस बात को, क्वेश्चन अधूरा है ये क्वेश्चन जो है ये नवकार पब्लिकेशन बुक का क्वेश्चन है। नवकार पब्लिकेशन में जाइए, डॉक्टर गोखरू की बुक में जाइए, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा एक्सरसाइज 4th 1 में 4.1 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें साफ अच्छे से बताया कि ए जो है इसमें जो नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कई शब्द खा गए हैं। एक तो ए जो है वो अचर सदिश है, क्वेश्चन तो गलत हो ही गया, बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है पहले उनके बारे में उनसे मिलवाया जाता है। जैसे आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको वहाँ के जो लोग होते हैं, आपके जानकार हैं, तो आपसे मिलवाते हैं कि भाई मिलिए, आप है रमेश कुमार, आप है मोहनलाल, आप है ये IAS अधिकारी है, ये RS अधिकारी है, सबसे मुलाकात करवाते हैं ना, तब बात शुरू होती है। तो सेम वही बात है, सबसे मिलवाना पड़ता है कि भैया ए कौन है, एक अचर सदिश है, आर जो है वो किसी बिंदु का स्थिति सदिश है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो बताना चाहिए था, नहीं बताया, इसलिए क्वेश्चन गलत है। एन जो है वो पृष्ठ का विलंब है, तो ये कुछ चीजें गायब कर दिया तो नहीं माना जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब देखेंगे, ज्यादा मुश्किल है नहीं। ए सदिश जो है वो अचर सदिश है, तो एक बार आप मान लीजिए A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप। R जो है वो स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश होता है xi प्लस yj प्लस zk, ये आपका स्थिति सदिश होता है। ठीक है, A और R की क्रॉस गुणा करिए, A क्रॉस R की जब आप क्रॉस गुणा करेंगे तो वो आपको सारणिक से प्राप्त हो जाएगी। सारणिक में जाइए, A क्रॉस R करिए। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हटके है ये क्वेश्चन एक्चुअली गॉस थ्योरम का है, लेकिन गॉस थ्योरम में यहाँ डॉट आता है। गॉस थ्योरम जो होती है उसमें बाकी सब ठीक है, बाकी सब ऐसे ही होता है, F आता है, F के साथ डॉट आता है, डॉट n कैप ds आता है। ठीक है, F डॉट n कैप ds ये आता है डॉट गुणा, इस वजह से जो फॉर्मूला बनता है वो होता है डेल डॉट डाइवर्जेंस डेल डॉट f dv, ये इस तरीके से बनता है। लेकिन एकमात्र सवाल जो है नवकार पब्लिकेशन की जो प्रश्नावली है पूरी, उसमें सारे सवाल गॉस के हैं। उन सारे सवालों में से एक सवाल ये भी है कि भैया जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ डॉट हो, यहाँ डॉट हो। इसी गॉस प्रमेय का, गॉस की जो थ्योरम है, डाइवर्जेंस थ्योरम है, गॉस अपसरण प्रमेय है, इस अपसरण प्रमेय का एक रूप क्रॉस गुणा में भी है, और ये एकमात्र सवाल है, एकमात्र सवाल है पूरी प्रश्नावली के अंदर। इसलिए जब ये सवाल मैं करवाता हूँ तो बताता हूँ कि भैया देखो एकमात्र सवाल है, ऐसे एकमात्र सवाल, अद्वितीय सवालों का तो देख रेख आपको करनी चाहिए। तो ये सवाल आपको सिखाता है कि गॉस अपसरण प्रमेय सिर्फ डॉट से ही नहीं चलती बल्कि क्रॉस से भी चलती है। इसका एक क्रॉस रूप भी है, n कैप क्रॉस f ds बराबर, जब यहाँ क्रॉस लेंगे तो इस तरफ भी क्रॉस आ जाएगा, डेल क्रॉस f। तो अगर क्रॉस गुणा है तो क्रॉस गुणा ही आपको इस साइड में मिल जाएगी। तो ये आपका f हो गया, कौन f हुआ, ये आपका f हुआ, इनसे मिलिए। A क्रॉस R जो है ये आपका f का काम करेंगे। अब A क्रॉस R से जो भी आए उसका डेल क्रॉस निकाल लीजिए, मतलब कर्ल निकाल लीजिएगा, आप इसका कर्ल निकाल लीजिएगा, A वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। जब आप इसका निकालेंगे तो मुझे उत्तर याद है क्योंकि लगातार पढ़ाता रहता हूँ, ये आएगा 2A वेक्टर। ये होता है निकाले हुए सवालों का फायदा। अगर आप निकालते तो शायद इसके अंदर आपको 1 से 1.5 मिनट लगता, लेकिन जब ऐसे सवाल निकाले होते हैं तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत छपे हुए होते हैं कि भैया इसका तो 2A आता है, निकाला है मैंने, 2A आया हुआ है, तो वो 2A आपको यहाँ फायदा करा दिया। तो जैसे 2A का मान यहाँ पे आप 2A रखेंगे, 2A वेक्टर और dv, 2A बाहर क्योंकि A तो नियतांक है, 2A बाहर और dv का समाकलन हो जाएगा v, तो 2AV मिल जाएगा आंसर। चलिए दिखाता हूँ ये रहा। तो स्पीड जो कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक से, जिनसे नहीं बढ़ती, आपकी प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ती है। जब आप प्रैक्टिस की होती है तो सवाल का आधा हिस्सा जो है वो आपके दिमाग में पहले से भरा हुआ होता है। तो ये वो कुछ लाइनें जो होती है, कुछ स्टेप जो होते हैं वो आप खा जाते हैं, क्योंकि आपको याद होता है, तो उसका फायदा आपको मिल जाता है। इसलिए हमेशा उन किताबों से पढ़िए जिससे क्वेश्चन आते हैं, जिससे पेपर आता है, ताकि थोड़ा बहुत फायदा आपको वहां मिले पढ़ने का। वरना किताबें कहीं से पढ़ी, पेपर कहीं से आया, दोनों का इतना बड़ा डिफरेंस है, वो खतरनाक है। चाहे कितना ही अच्छा पढ़ा हो, कितनी थ्योरी अच्छी हो, कितना ही कंसेप्ट बढ़िया हो, सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन अगर जिन किताबों से आपने पढ़ा है, जहां से पेपर आया, अगर दोनों अलग है तो क्वेश्चन सारे पढ़ने पड़ेंगे। वरना तो क्या होगा कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसका आधा हिस्सा भी मैच कर गया, थोड़ा बहुत भी, तो कम पढ़ना पड़ेगा, 2-2 सेकंड बचेंगे, 4-4 सेकंड बचेंगे, इससे ही आपकी स्पीड बनती है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रीन पर में प्रयुक्त होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आया कि भैया ग्रीन पर में, अब जैसे ग्रीन पर में पूछ ली, आने वाले टाइम में पूछ लेगा भैया गॉस पर में, निम्न में से गॉस पर में कौन सी है, निम्न में से स्टोक्स पर में कौन सी है, तो सीधी सीधी पर में ही पूछ लेगा ना, क्योंकि लोगों को पर में नहीं। ये क्वेश्चन ज्यादा टफ हो गया था, सबको पता था कि ग्रीन का सवाल पूछेगा तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ग्रीन का सवाल सोल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा गेम खेल गया, यहाँ तो कहा पता ग्रीन पर में कौन सी है। अब बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि उसने फॉर्मूला तो याद है, फॉर्मूला तो याद है, लेकिन ये नहीं पता कि फॉर्मूला कहता क्या है। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, लेकिन पता नहीं कि फॉर्मूला कहता क्या है। सवाल करवा लो, कर दूंगा, सवाल मैंने निकाले हुए रटे हुए, लेकिन पता चला कि वो तो पूछ रहा है कि भैया ग्रीन पर में कौन सी है, तो ये मरवा दी यार, तो गड़बड़ कर दिया। अब ग्रीन परमे के अंदर जो हमारी परमे होती है उसकी एक खासियत ये होती है कि वो एक्स वाई तल के लिए बनाई जाती है, एक्स वाई तल पे होती है। एक साइड में आपने देखा होगा, एक साइड में पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई का इस्तेमाल होता है, जो कि रेखा समाकलन कहलाता है। रेखा समाकलन, इसको आप कह सकते हैं एफ डॉट डी आर। ये है आपका रेखा समाकलन, ये है आपका रेखा समाकलन। एक तरफ है आपका रेखा समाकलन और दूसरी ओर होता है आपका पृष्ठीय समाकलन, डेल क्यू। फॉर्मूलों को बार बार लिखते रहा करो ताकि वो आपकी स्मृति में बने रहें, वरना भूलते टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए बार बार फॉर्मूलों को लिखते रहें। खाली जगह मिले, खाली पेज मिले, खाली कहीं भी हो, अगर पेज वेज ना मिले तो दिमाग में फॉर्मूलों को बोलते रहिए ताकि ये दिमाग में बने रहे। तो ये देखिए, ये है आपका रेखा समाकलन। लेकिन याद रखिए यहाँ पे एक्स और वाई का, जेड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका मतलब ग्रीन पर में जो है वो एक्स वाई तल पे बनाई गई है। हाँ, ये बात भी सही है कि जो ग्रीन पर में है वो त्रिवी में भी है, दो पर में है ग्रीन की, एक है त्रिवी में पर में, एक है एक्स वाई की पर में। हमारी जो कोर्स में है वो है एक्स वाई तल वाली, एक्स वाई तल के, यानी उसका जो त्रिवी में रूप है उसका छोटा रूप है 2v में, 2v में, तो 2v में रूप है हमारे पास। तो इस हिसाब से यहाँ जो लिखा पड़ा है वो साफ साफ सही सही बातें बताई गई है क्या भाई। एक्स वाई समतल पर जो रेखीय समाकलन है, जिसके रेखीय समाकलन, ये है आपका रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन को उसी समतल के पृष्ठीय समाकलन में परिवर्तित करती है। बात एग्जैक्टली सही नहीं है, आप चैलेंज कर सकते हो इसको, एग्जैक्टली सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ग्रीन पर में जो है वो पृष्ठीय समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में बदलती है। यहाँ तक ये देखिए, यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ एस लिखा हुआ है, तो ये है परिसीमा पे किया गया समाकलन, ये है हमारा पृष्ठीय समाकलन। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए, थोड़ा समझना होगा आपको, ये बदलाव है, पूरा समझाना होगा कि भैया इस तरीके से किया गया रेखा समाकलन और इस तरीके से किया गया पृष्ठीय समाकलन बराबर है। ये आपको समझाना होगा कि इस तरीके से किया गया। वरना तो क्या ग्रीन पर में, अगर यही ग्रीन पर में होती इतनी सी, तो किताबों में इतनी बड़ी क्यों लिखी हुई है? तो ऑब्वियसली बात है, गलत बात है ये, ठीक है ना। हाँ, रफ तरीके से लिखी हुई है, ये बात सही है। अगर रफ है तो सही है, चैलेंज करोगे तो चैलेंज हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए फिर तो देखिए, मैं अगर ये कह दूं ये लीजिए, फिर एक पर में आप ये भी ले सकते हैं, जैसे उसको ले लीजिए, तो फिर कोई ये कह देगा कि भैया ये पर में भी ग्रीन पर में, क्यों? क्योंकि ये भी क्या कर रही है, पृष्ठ समाकलन। ये रहा पृष्ठ समाकलन, ये रहा रेखा समाकलन, रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन बदल रही है। देखिए, ये रहा रेखा समाकलन, ये रहा पृष्ठ समाकलन, तो रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन बदल रही है। क्या ये ग्रीन पर में है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं है। तो ये बात अधूरी है, अधूरी बात है, ये क्लियर बात नहीं लिखी हुई, तो ये चैलेंज करने लायक है। तो ये क्वेश्चन भी चैलेंज हो जाएगा फिर तो, ठीक है ना। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन बनाते हो तो जरूरी होता है कि सारे पैरामीटर सही होने चाहिए, कोई उसमें किसी भी तरीके से गलती ना ढूंढे। अगर वो ढूंढ पा रहा है तो फिर वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, वी वेक्टर आपको दिया गया, ये रहा आपका वी वेक्टर। ये बहुत इजी वाले क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कर्ल। कई क्वेश्चनों में तो भैया एकदम सीधा पूछ लेता है, बोलो कर्ल बताओ, डाइवर्जेंस बताओ, ग्रेडियंट बताओ, बस बता दो फटाफट, ग्रेडियंट निकालना आता है। ये जो क्वेश्चन है ये है जिससे आपको बाद में धोखा होता है कि यार ग्रेडियंट, एक सवाल ग्रेडियंट का निकाल लेता है, इतने में ग्रेडियंट समझ में आ जाता। कर्ल, डाइवर्जेंस, ये वो चीजें, एक एक सवाल निकालोगे ना, इतने में आपको कर्ल, डाइवर्जेंस ये सब आ जाएगा। कर्ल क्या होता है? कर्ल निकालने का मतलब है आई कैप, जे कैप, के कैप, और फिर तीन चीजें, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, ये लिखिए। फिर आपका जो वेक्टर है उसको यहाँ पे शामिल कीजिए। आपका वेक्टर कौन है? वाई जेड, 3xz, जेड, वाई जेड, 3xz और जेड। बस खोलिए और आपका आंसर तैयार। आई कैप, ये इसका अवकलन करेगा, ये इसका अवकलन करेगा, वाई जेड का वाई अवकलन करेगा तो 0 आएगा, जेड इसका अवकलन करेगा तो जेड का जेड के साथ 1 आ गया, ये 3x बच गया, तो ये रहा 3x। फिर माइनस जे कैप, जे को छोड़ दीजिए,
इसका x करेगा 0, इसका z करेगा तो y आ जाएगा, प्लस के कैप, आउटलाइन करते जाइए क्रॉस में और लिखते जाइए, के कैप इसको छोड़ा, फिर ये इसका करेगा 3z माइनस, फिर ये इसका करेगा y के साथ, ये आ गया z, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस का 3x i कैप माइनस माइनस प्लस वाई जे कैप माइनस का 3x i कैप माइनस माइनस प्लस वाई जे कैप प्लस 2z के कैप। तो ये है आपका आंसर, आंसर नंबर 3 हो गया। बस कर्ल निकालना है, बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, ये लंबा क्वेश्चन है कि सदिश दिया हुआ है आर सदिश, इसकी दिशा में 1/r का दिशात्मक अवकलज निकालिए। दिशात्मक अवकलज जो होता है वो ग्रेडियंट होता है, तो पहले आप इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, डेल 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 1/r। पहले आप ग्रेडियंट निकाल लीजिए, फिर इस दिशा में इसका मान निकालेंगे। पहले ग्रेडियंट निकालिए, तो ग्रेडियंट का मतलब हो गया आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और बाहर है आपका 1/r। अब 1/r का आउटलाइन करने की बारी सबकी आएगी, x की भी आएगी, y की भी आएगी, z की भी आएगी। सबसे पहले x इसका आउटलाइन करेगा, तो 1/r का हो गया माइनस 1/r²। फिर खुद r का हो गया डेल r ओवर डेल x, और डेल r ओवर डेल x जो होता है वो x/r होता है। थोड़ा सा मैं मान डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ना कि थ्योरी करवा रहा हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ कि सीधे मान रख रहा हूँ ताकि जगह आपकी ज़्यादा ना जाए, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो 1/r का हो गया माइनस 1/r², खुद r का डेल r ओवर डेल x हो गया, डेल r ओवर डेल x x/r होता है। सेम ऐसा ही प्रक्रिया आपकी यहाँ पे भी चलेगी, माइनस 1/r², खुद r का डेल r ओवर डेल y और डेल r ओवर डेल y का y/r। फिर के कैप, इसमें भी ऐसा ही होगा, माइनस 1/r² और z/r। ठीक है, सब में माइनस 1/r³ कॉमन, और ये आपका x i कैप y j कैप z के कैप हो गया, मतलब r सदिश बन गया। ठीक है, अब क्या कहा गया कि इस दिशा में दिक अवकलज निकालिए। जिस दिशा में निकालना हो उस दिशा के साथ डॉट गुणा किया जाता है, जिस दिशा में निकालना हो उस दिशा के साथ डॉट गुणा किया जाता है। तो ये रहा आपका r सदिश बट्टा r³, इसको इस दिशा के साथ, दिशा का मतलब होता है r कैप के साथ डॉट गुणा कीजिए, तो ये हो गया आपका r सदिश बट्टा r³ डॉट r कैप का मतलब होता है r सदिश बट्टा r का परिमाण, r डॉट r जो कि r का स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया r की पावर 4, कट गया तो 1/-1/r², ये आ गया -1/r²। अगर आपको थोड़ा बहुत भी टफ लग रहा है तो ये इसलिए लग रहा होगा कि आपने जो है वो वेक्टर कैलकुलस नहीं निकाली। अगर आपने वेक्टर कैलकुलस निकाली तो ये चलते फूटते सवाल है, या वो सिंपल से सिंपल सवालों में आते हैं कि जिसमें खाली अवकलन किया, मतलब आपने ग्रेडियंट निकाला, डॉट गुणा किया और आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे, ये हमारा समतल हो गया, इस समतल के लंबवत सदिश, जब भी किसी पृष्ठ के लंबवत सदिश निकालना हो तो ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट कई काम आता है, ग्रेडियंट कई काम आता है। अभी पीछे दिक अवकलन निकालने के लिए काम आया था, है ना, दिक अवकलन निकालने के काम आया था। अब यहाँ पर हमारे लिए लंबवत सदिश भी जो है वो ग्रेडियंट निकालते हैं। तो आपका जो भी पृष्ठ है उसको f मान लीजिए, इसका नाम f रख लिया, और इसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए, डेल f निकाल लीजिए। डेल f यानी i डेल f ओवर डेल x, आपका जो पृष्ठ है उसका x के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन और z के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष अवकलन। तो अगर आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा 2xy प्लस 2z, i कैप 2xy प्लस j कैप, y के सापेक्ष अवकलन करने पर x², z के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब z के साथ करेंगे तो आ जाएगा 2x। ये आ गया आपका अभिलंब सदिश। लेकिन अभिलंब सदिश कौन सी दिशा में निकालना है वो मान और यूज कीजिए। ये आपके x के y के मान है, ये x का मान है, ये आपका y का मान है, ये z का मान है। तो आपको इन बिंदुओं का इस्तेमाल करना है। मान रख दीजिए, x का मान 2, y का मान -2 और z का मान 3, तो ये जाएगा -8 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो गया -2i कैप। फिर यहाँ x यानी 4 j कैप, फिर ये हो गया 2 गुना
2 4 4 के है। अब इसने क्या पूछा है आगे, इकाई सदिश पूछा है, इसका मतलब इसका एकांक सदिश निकालिए। और एकांक सदिश कैसे निकलता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण करके। तो इसका आप एकांक सदिश आ जाइए, एकांक सदिश या इकाई सदिश, इसका सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो हो गया माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 4k बट्टा इसका परिमाण का भाग। तो -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 और 16 32, 32 और 4 36, 36 का 6, 2 कॉमन लेके आप काट सकते हैं। i प्लस 2j प्लस 2k बट्टा 3, ये आपका सदिश आ गया, अभिलंब सदिश। आगे समझ में, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि आपका जो ग्रेडियंट है वो लंबिक सदिश, अभिलंब सदिश, लंबवत सदिश, किसी भी पृष्ठ के ऊपर लंब सदिश निकालने के काम आता है। उसे अभिलंब सदिश भी कहते हैं, लंबवत सदिश भी कहते हैं, तो आप उससे निकाल सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट का एक और उपयोग है, जैसे पिछला था वैसे। अगले क्वेश्चन पे ये है डाइवर्जेंस निकालिए। अब आपको वी दी है, अभी याद होगा थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कर्ल निकालने का, और हमने कहा था कर्ल निकालना जो है वो सबसे आसान है। जैसे कर्ल निकालना आसान है, वैसे डाइवर्जेंस निकालना तो और भी आसान है भाई। डाइवर्जेंस में तो क्या होता है, सबसे सरल काम होता है डाइवर्जेंस ऑफ वी। वी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है, इसका मतलब है कि इसका अवकलन तो करेगा x, इसका अवकलन करेगा y, इसका अवकलन करेगा z। i का अवकलन i करता है, j का अवकलन j करता है, k का अवकलन k करता है। मतलब i वाले का x करेगा, j वाले का y करेगा और k वाले का z करेगा। पहले वाले का अवकलन x करेगा जो i के साथ है, x का जो i का जो गुणांक है उसका अवकलन x करेगा, y वाले का दूसरे वाले का y करेगा। अगर आपने डाइवर्जेंस निकाला हुआ है तो ये तो चुटकियों का सवाल है आपका, हो सकता है पेन भी ना चलाना पड़े, और चलाना भी नहीं चाहिए। इतने सिंपल क्वेश्चन पे पेन चलना ही नहीं चाहिए। ये समय नहीं बचाएंगे तो कौन सा समय बचाएंगे, 3z प्लस 2x, 3z 2x 2yz, ये आपका आंसर हो गया। इतना छोटा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए सदिश r बटा r क्यूब है। आप परिमाण को सिंपल r लिख सकते हैं, जैसे r सदिश है ना, हमें लिखने में आसानी होती है। r पे सदिश लगाऊं, फिर 2 लाइनें खींचूं, परिमाण लिखूं, इससे अच्छा सिंपल r लिख लेता हूं ना। सिंपल r का मतलब परिमाण। तो ये कह रहा है कि जो r सदिश बट्टा r क्यूब जो है, बताइए ये कैसा सदिश होगा। क्या ये परिणालिका सदिश है, क्या ये परिणालिका सदिश है। परिणालिका सदिश कौन से होते हैं, वो सदिश जिनका डाइवर्जेंस 0 होता है। मतलब डेल डॉट r सदिश बट्टा r क्यूब, ये निकालिए। अगर ये 0 आ गया तब तो ये परिणालिका सदिश है, वरना नहीं है। उसके बाद है दूसरा है, क्या ये अघूर्णीय सदिश है। अघूर्णीय सदिश होता है क्रॉस गुणा r सदिश बट्टा r क्यूब। अगर ये 0 आ गया तो अघूर्णीय सदिश है। अब इनमें से देखिए कौन सा 0 आता है। अगर दोनों 0 आते हैं तो परिणालिका और अघूर्णीय दोनों है, और अगर दोनों ही 0 नहीं आते तो न परिणालिका है न अघूर्णीय है। और आपको बात बताऊं, जब यही मैं बार बार एक ही चीज समझाता हूं कि ये क्वेश्चन जो है ये नवकार पब्लिकेशन का एग्जाम्पल है, डॉक्टर की गोखरू की बुक का एग्जाम्पल है। जब आप बुक को खोलेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ेंगे, तो एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा 2.4 से पहले। इसलिए वो चीज़ें आपकी काम करती है, आपकी मेहनत पहले जो मेहनत की हुई है। क्योंकि हमारी पूरी मेहनत का मतलब क्या होता है, जब आप 1 साल पढ़ते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं आप, क्योंकि आपको जब एग्जाम में जाएं तो वो सब चीज़ें जो पढ़ा हुआ है वो आपको मदद करे, सहयोग करे, ठीक है ना, आपका रिजल्ट बेहतर करे। तो इसीलिए तो पढ़ते हैं ना। और अगर हम वो पढ़ रहे हैं और वो कहीं काम ही नहीं आएगा आगे, तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो अब ये जो है, अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डाइवर्जेंस निकालेंगे निकल जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एटलीस्ट आपके 4 से 5 मिनट खाएगा, क्योंकि पहले आप डाइवर्जेंस निकालेंगे, फिर आप इसका कर्ल निकालेंगे, और डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों निकालेंगे, फिर 0 आएगा नहीं आएगा उसके आधार पे आप आंसर देंगे। और डाइवर्जेंस तो मान लीजिए फिर भी राजी खुशी निकल जाएगा, लेकिन ये तो सारणिक बनाकर सोल्व करके ये वाली गुणा और वो वाली गुणा करके, या तो करिए मत ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों हाथ ही मत डालिए। ये तो मतलब आपको आते हैं, ये नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन ये जब तक करेंगे ना तब तक बहुत मुश्किल हो चुका होगा आपका पेपर में रहना, बाहर जा चुके होंगे आप, क्योंकि ये 5 मिनट 7 मिनट खा चुका होगा आपका। फिर ये आपसे क्या देगा, कुछ नहीं देगा। आपको लगता है ये क्वेश्चन सही होगा ना, वो इतना टाइम खा चुका होगा कि कई क्वेश्चनों का समय ले चुका होगा।
तो तब तक तो आप रेस से बाहर हो चुके होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल भी हार्ड ना डालिएगा अगर आपको रिजल्ट याद है तो। ये जो है आर डॉट आर क्यूब, जैसे मैंने नवकार बुक का एग्जांपल है जिसमें दिखाया गया है कि आर बटा आर क्यूब सदिश का अगर डाइवर्जेंस निकाला जाता है तो वो 0 आता है। इसका जो डाइवर्जेंस निकाला जाता है भैया वो 0 आता है। तो अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है तो जो पहले का जो ज्ञान है वो आपका काम करेगा और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। वरना ये पेपर में निकालने वाले सवाल है ही नहीं, ये पेपर से बाहर निकालने वाले सवाल है जिनको रिजल्ट जो है वो आप अपनी जेब में ले जाते हैं और पेपर में जाके छापाते हैं। रिजल्ट अगर बाद में निकालेंगे, एग्जाम हॉल में निकालेंगे तो गया समय। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन है a डॉट डेल फाई dv इनमें से किसके बराबर है। ये भी नवकार का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है नवकार पब्लिकेशन की बुक में से घुमा फिरा के चेंज करके उन्हीं क्वेश्चनों को लाके फिर आपके सामने रख देता है कि भैया बताओ क्या होगा। तो नवकार बुक को थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए तो आराम से हो जाएंगे ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये dv आ रहा है और सब में ds आ रहा है। आप देखेंगे दो ही चीजें हैं, ds भरा हुआ है और dv भरा हुआ है। ds और dv का एक ही फॉर्मूला है वो है गॉस, एक ही फॉर्मूला है वो है गॉस। और गॉस हमें कहते हैं f डॉट एन कैप ds, f डॉट एन कैप ds पृष्ठ s के ऊपर बराबर होता है डाइवर्जेंस डेल डॉट f dv। ये हमसे गॉस कहते हैं, गॉस कहते हैं कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे क्वेश्चन में f तो कहीं है ही नहीं। f की जगह हमारे पास है फाई a, आप यहाँ देख सकते हैं f की जगह फाई a लिखा हुआ है, तो हम भी f की जगह फाई a लिख देते हैं। f के स्थान पर फाई a लिखने पर फाई और साथ में क्या स्मॉल a वेक्टर है, फाई अदिश है। तो जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो ये जगह फाई a वेक्टर डॉट एन कैप ds बराबर डेल डॉट फाई a वेक्टर और dv। यहाँ पर आप अपनी थ्योरम लगा दीजिए, यहाँ जो सर्व समीका है उसका इस्तेमाल करिए। सर्व समीका के अनुसार ये जो है डेल फाई हो जाएगा, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक हो जाएगा डेल फाई डॉट ए कैप प्लस दूसरा हो जाएगा फाई बाहर। यहाँ मैं सर्व समीका का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसमें से एक चीज हमें अपने पास रखनी है, फाई डेल डॉट ए, ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से को इधर ले आओगे तो माइनस में आ जाएगा, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये देखिए ये बन जाएगा और इस तरफ बचेगा आपका ए डॉट डेल फाई। ये आपका बच गया, उधर देखिए ये बच गया RHS में और ये जो पार्ट है ये आपका आ गया LHS में। एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन ये नवकार पब्लिकेशन का है। इतना सा करना है। मैं तो कहूँ आप जब करेंगे ना तो पेन चलाना ही नहीं पड़ेगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा भैया कि ये क्वेश्चन तो किया हुआ है, ये क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन तो दिमाग में छपे रहते हैं कि भैया f की जगह फाई ए रखना है, फाई ए रखूंगा, उधर फॉर्मूला लगाऊंगा, दो पार्ट बनेंगे, एक को इधर ले आऊंगा, एक को उधर रख लूंगा, तो आंसर आ जाएगा ये। वरना अगर आपने ऐसा क्वेश्चन कभी निकाला ही नहीं है तो पेपर में क्या लगता है, आपको याद आएगा कि f की जगह क्या रखना है, उसको ही छोड़िए। पहले क्या ये तो याद आएगा कि ये जो है ये गॉस पर में, सबसे पहली बात क्या आपको ये तो समझ में आएगा कि ये गॉस पर में, पहले यही नहीं समझ में आएगा। फिर समझ में आ गया कि चलो गॉस पर में है तो ये नहीं समझ में आएगा f की जगह क्या रखना है। फिर ये समझ में आ गया कि f की जगह क्या रखना है तो यहाँ पे ये नहीं पता चलेगा कि सर्व समीका लगानी है या नहीं लगानी। समझ गए बात। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हर्डल्स होते हैं, ये तब क्लियर होते हैं जब इस जैसा एक सवाल आपने पहले कभी निकाला हुआ होता है। पेपर में आप सिर्फ वही सवाल अच्छे से कर पाते हैं जो कभी ना कभी उसकी एक कॉपी आप पहले निकाल चुके होते हैं। अगर आपने उस क्वेश्चन की एक भी कॉपी पहले नहीं निकाली है तो बहुत कम चांसेस है कि इस क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके का मतलब कम समय में और सही अटेम्प्ट कर पाए, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना खूब प्रैक्टिस करो। खूब प्रैक्टिस का मतलब क्या है, खूब प्रैक्टिस का मतलब आप क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा निकालें क्योंकि उनकी कॉपी ही आपको एग्जाम में मिले ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट tan इनवर्स y बटा x। हमारी परमेय कहती है, हमारा परगुण नंबर 1 कहता है हमसे, परगुण फर्स्ट हमसे कहता है भाई कि डाइवर्जेंस यानी डेल डॉट डेल, इसका नाम मैं एक बार f रख लेता हूं, डेल डॉट डेल f बराबर होता है डेल स्क्वायर f। डेल स्क्वायर f, और डेल स्क्वायर f का मतलब होता है f का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन, f का y के सापेक्ष 2 बार अवकलन और f का z के सापेक्ष 2 बार अवकलन। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे f में कहीं z है ही नहीं, y और x दो ही है, तो इस वजह से भाई ये वाला पार्ट हो गया आपका 0। अब आपको करना क्या है, अब आपको x के सापेक्ष 2 बार और y के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है और जोड़ना है।
और फिर ये बता दूं कि ये क्वेश्चन भी आप ट्रेस कर सकते हैं नवकार पब्लिकेशन की आंशिक अवकलन से। नवकार पब्लिकेशन की बुक में जो हमारी अवकलन गणित की किताब है, अवकलन गणित की, उसमें एक प्रश्नावली है जिसका नाम है आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन प्रश्नावली नंबर 1। उसके प्रश्नावली फर्स्ट ए में जब आप जाएंगे तो लगभग ये चौथा या पांचवा सवाल है और इसका आंसर आता है 0। आप उसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो जाके चेक कर लीजिए, आपको खुद यकीन हो जाएगा। वहां पे क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ ना, सीधे रिजल्ट तभी आपको फायदा पहुंचाते हैं जब आपने ऐसे क्वेश्चन पहले निकाले हुए होते हैं। तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा और जैसे मैंने बताया कि इनका फायदा उठाइए, अपनी प्रैक्टिस का फायदा उठाइए। प्रैक्टिस का कुछ फायदा तो आपको मिलना चाहिए। आपने सवाल निकाले तो कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जहां आप सीधे पहुंच जाएं, ठीक है। वरना ये देखिए लेंदा है, टाइम खाएगा ये आपका। ऑब्वियसली बात है, सोचिए एफ का एक्स के साथ आप 2 बार अवकलन करेंगे, एफ का वाई के साथ 2 बार अवकलन करेंगे, आप इसको जोड़ेंगे, 0 ले आएंगे। एक बच्चा है जिसने प्रैक्टिस की हुई है और उसको याद है कि 0 है, तो कंपटीशन तो दोनों का बराबर ही है, ठीक है। अब कंपटीशन ये थोड़ी देखेगा हुआ तूने निकाला है, ये तो बीएससी में होता था कि किसने निकाला है किसने नहीं निकाला, कौन सीधा लिख रहा है। वहां नंबर कटते थे सीधा लिखने के, यहाँ तो सीधा लिखने के ही नंबर मिलते, जितना सीधा लिखेंगे उतने नंबर मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करते हैं। यह है ए तथा बी अघूर्ण्य सदिश है। 2 सदिश है जो कि अघूर्ण्य है। अघूर्ण्य मतलब दोनों का कर्ल 0 है, दोनों का कर्ल 0 है। इसके ऊपर आए तो डेल क्रॉस ए सदिश 0 है, इसका कर्ल एक 0 वेक्टर है। बी भी अघूर्ण्य सदिश है, यानी बी का भी जो कर्ल है वो 0 है, ए का भी कर्ल 0 है, बी का भी कर्ल 0 है। तो बताइए कि ए क्रॉस बी क्या होगा। कहने का मतलब यही है, क्या ए क्रॉस बी, पहला ऑप्शन, क्या ए क्रॉस बी अघूर्ण्य है, ए क्रॉस बी परिणालिका है, ए माइनस बी परिणालिका है, इनमें से कोई नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन में, जैसे कि अभी मैं बार बार समझा रहा हूँ, पेपर इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप इसको सीधा करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पहले से ऐसे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस की हुई है तो आप इसका फायदा नहीं उठा सकते। जैसे पहले आप अघूर्ण्य निकालेंगे, अघूर्ण्य है या नहीं है, मतलब पहले आप ये चेक करेंगे कि डेल क्रॉस ए क्रॉस बी 0 आता है या नहीं आता। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 0 है या नहीं, हाँ या ना, पहले ये चेक करना होगा, जिससे आप इस ऑप्शन को काट पाएंगे कि अघूर्ण्य है या नहीं है। दूसरा है परिणालिका, फिर आप परिणालिका पे आएंगे। परिणालिका में डेल डॉट ए क्रॉस बी 0 आता है या नहीं आता, उसको भी चेक करना होगा। 0 आया या नहीं आया, हाँ या ना। अगर 0 आता है तो परिणालिका सदिश है। तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा, जो कि लंबा होगा, टाइम खाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन, ये पहले अगर कभी आपने इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया है तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपका आराम से 3-4 मिनट खा जाएगा। क्योंकि पहले तो आप क्रॉस गुणा का फॉर्मूला ढूंढेंगे, जो सर्वसमीका है वो ढूंढेंगे, भैया इस पे कौन सी सर्वसमीका लगेगी, फिर सर्वसमीका लगाएंगे, फिर देखेंगे क्या ऐसा 0 हो रहा है, तो ये आपका टाइम खा जाएगा, ठीक है। अगर पहले पढ़ा हुआ है, और याद भी रखिएगा, आज इस चीज को लिख लीजिए, अगर ए और बी 2 अघूर्ण्य सदिश होते हैं तो उनका जो डाइवर्जेंस है वो इंटरेस्टिंग होता है। डाइवर्जेंस क्या होता है वो देखिए, डेल डॉट ए क्रॉस बी 2 सदिश है, उनके क्रॉस गुणा का डाइवर्जेंस निकाला गया है, जो कि बराबर होता है आपका डेल क्रॉस ए बी डॉट डेल क्रॉस ए। पहले कर्ल ए का निकलेगा, बी डॉट गुणा करेगा, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, ए डॉट गुणा करेगा और बी का कर्ल निकलेगा। जबकि हमें पता है कि ए का कर्ल भी 0 है और बी का कर्ल भी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि दोनों ही अघूर्ण्य सदिश है, दोनों के दोनों इरोटेशनल वेक्टर है, जिनका इरोटेशनल वेक्टर मतलब जिनका कर्ल 0 आता है। तो इनका कर्ल 0 है, तो डेल क्रॉस ए का मान भी 0 है, डेल क्रॉस बी का मान भी 0 है। तो इसका मान अगर 0 वेक्टर हो, इसका मान अगर 0 वेक्टर है तो डॉट गुणा करके ये 0 वेक्टर ही बनाएगा, ये 0 हो गया। डेल क्रॉस बी भी एक अघूर्ण्य सदिश है, इसका भी डेल क्रॉस बी 0 है, तो ये भी 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। तो 0 माइनस 0 0। इसका मतलब है ए क्रॉस बी का जो डाइवर्जेंस है वो 0 है। अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 आता है तो फिर वो कौन होता है? मैंने जैसे कहा कि अगर आपको ये चीजें पता है तो आप इसका फायदा उठा पाएंगे, वरना पहले क्या होगा, आप इसके लिए भी जाएंगे, इसके लिए भी जाएंगे, इसके लिए जाएंगे, तो ये टाइम जितनी देर आप इसमें लगाएंगे उतना टाइम आपका बर्बाद होगा। अब देखिए एग्जाम तो एग्जाम है, एग्जाम मैंने कहा ना, एग्जाम का तो काम ही यही है छांटना कि किसके पास ज्यादा मेहनत है, किसके पास कम मेहनत है। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा? तो भैया यही तो मेहनत का काम है। फिर फर्क क्या है? यही तो है ना कि जो 1 साल पढ़ रहा है, जो 1 साल से मेहनत कर रहा है, और एक जो है वो सिर्फ 1 महीने से ही मेहनत कर रहा है। एग्जाम यही तो छांटता है, यही तो अलग करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका वेक्टर है
u वेक्टर, v वेक्टर, w वेक्टर, ये 3 वेक्टर है। इन तीनों वेक्टर के ग्रेडियंट निकालिए, ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v और ग्रेडियंट w। ये तीनों निकालने के बाद, जब आप तीनों निकाल लें, ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v और ग्रेडियंट w तीनों निकालने के बाद आपको बताना है कि ये क्या है, ये तीनों सदिश क्या, ये लांबिक है, समतलीय है, समरेखीय है, या इनमें से कोई नहीं है, ये कौन सी स्थिति में है वो आपको बताना है। तो भैया पहले तो ग्रेडियंट निकालते हैं। सबसे पहले ग्रेड u निकालते हैं, ग्रेडियंट u। ग्रेडियंट u का मतलब है u का x के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन और z के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो खाली एक आ जाएगा यानी i कैप, प्लस फिर y के सापेक्ष अवकलन, फिर z के सापेक्ष अवकलन एक, ये आ गया k कैप। तो i कैप, j कैप, k कैप, ये ग्रेडियंट u आ गया। उसके बाद है ग्रेडियंट v। जब v निकालेंगे, ये रहा v, x के सापेक्ष करेंगे तो 2x आ जाएगा और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 0 जाएगा। फिर y के सापेक्ष करेंगे तो 2y आ जाएगा, साथ में j कैप। फिर z के साथ करेंगे तो 2z k कैप आ गया। फिर ग्रेडियंट w निकाल लीजिए, ग्रेड w के साथ करेंगे, पहले x के साथ करेंगे, x के साथ आ जाएगा z प्लस वाई आई कैप। फिर y के साथ करेंगे, तो आ जाएगा z प्लस एक्स। फिर उसके बाद में z के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि कौन सी स्थिति में, लांबिक है, समतलीय है। अगर ये समतलीय है तो इनका जो बॉक्स होगा वो 0 होगा। बॉक्स का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट u पहले वेक्टर की डॉट गुणा और बाकी दो वेक्टर की क्रॉस गुणा, इसका मान 0 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं इसका मान 0 आता है या नहीं आता। इसका मान 0 आता है या नहीं आता। और मान निकालने का मतलब है सारणिक बनाइए, सारणिक में तीनों सदिश लिखिए, 1 1 1, 2x 2y 2z, z प्लस वाई, z प्लस एक्स, y प्लस एक्स। यहां से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए। सेकंड रो में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। और r1 r2 और r3 को जोड़ने पर, जैसे ही आप r2 और r3 को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस वाई प्लस एक्स, तो यानी पूरी पंक्ति में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड पहले से कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, जेड प्लस वाई, जेड प्लस एक्स और y प्लस एक्स। अब आप देख सकते हैं कि 2 पंक्तियां समान है, 2 पंक्तियां समान है तो सारणी का मान 0 हो गया। और सारणी का मान 0 होते ही सारा 0 आ गया। इसका मतलब अदिश त्रिगुणा 0 आ रही है, और अदिश त्रिगुणा 0 आ रही है इसका मतलब समतलीय है। तो फिर आंसर आता है समतलीय। अगर 3 वेक्टर्स की अदिश त्रिगुणा 0 आती है तो वो समतलीय है, तो इसका मतलब है समतलीय। अब बात यही बच गई फिर से आपके दिमाग में, सर ये हमें टाइम पे कैसे याद आएगा। तो एक ही जवाब है, प्रैक्टिस। फिर हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब ही सीधा यही है कि भाई आपको टाइम पर वो याद आ जाए, समय रहते आपको याद आ जाए। ऐसे नहीं कि समय होने के बाद याद आए, इसका मतलब प्रैक्टिस कम है। सही प्रैक्टिस का मतलब है कि टाइम पे याद आ जाए। जब आप कोई भी क्रिकेटर को देखिए, अच्छा जो बेस्ट क्रिकेटर है वो खूब प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि वो जो शॉट है इतना कम समय मिलता है कि आपका दिमाग नहीं सोच पाएगा कि क्या करना है। तो उस समय आपका शरीर जो है वही हावी होता है, और शरीर बनता किससे, प्रैक्टिस से। तो आप प्रैक्टिस करते हैं कि उस टाइम पे आप वो शॉट खेल पाए, क्योंकि तब आप दिमाग से सोचेंगे। तो पहले तो आप सोचेंगे, फिर निर्णय निकलेगा, फिर वो हाथों को कहेगा कि ऐसे बैट घुमा, तब तक तो बॉल आके जा चुकी होगी, दूसरी बॉल की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो आपके शरीर को प्रैक्टिस करानी पड़ती है कि भैया टाइम पे आए तो तू अपने आप ही शॉट खेल, दिमाग पे मत जाना। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डेल यू क्रॉस डेल वी डॉट एन कैप डी एस। ये किसके बराबर है, S1 और S2, ये 2 सदिश समाकलन दिए गए S1 S2। तो ये कह रहा है कि भैया ये S1 के बराबर भी है, ऑप्शन 1 कह रहा है कि ये S1 के बराबर भी है, ऑप्शन 2 कह रहा है कि ये केवल S2 के बराबर है, ऑप्शन 3 कह रहा है दोनों के बराबर है, ऑप्शन 4 कह रहा है नहीं, ये दोनों के ही बराबर नहीं है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं ये किसके बराबर है, किसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई ये जो परमेय है, ये परमेय हमारी देखी हुई से लग रही है। तो यहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा। देखिए पहचानने में क्या है, एक तो है ds। तो कौन सा परमेय है जिसके अंदर ds आता है, मतलब पृष्ठीय समाकलन आता है और dr आता है। तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो गॉस परमेय है उसमें तो आता है ds और dv, मतलब पृष्ठीय समाकलन और आयतनीय समाकलन। लेकिन जब आप गॉस परमेय, स्ट्रोक परमेय करते हैं, स्ट्रोक परमेय में आपका ds और dr आता है। परमेय क्या कहती है कि परिसीमा पे किया गया रेखा समाकलन f डॉट dr
एफ डॉट डी आर बराबर होता है पृष्ठ पे किया गया उसी फलन का जो कर्ल है वो निकालिए और पृष्ठ समाकलन करिए, ये बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करने वाले, हम देखने वाले हैं कि भैया इसने क्या, ये डॉट एन कैप रह गया, डॉट एन कैप डी एस। तो हमें देखिए पहले S1 के लिए आते हैं। S1 ने क्या किया है कि आपके पास U प्लस डेल V का इस्तेमाल किया है F की जगह, तो हम भी F की जगह उठा के जो ये कह रहा है वही मान रख के देखते हैं। U प्लस डेल V का इस्तेमाल हम भी कर लेते हैं। तो हमने भी क्या किया, F की जगह U डेल V का मान रख दिया। तो मान इस तरफ रखा है तो इस तरफ भी रखना पड़ेगा। तो डेल क्रॉस U डेल V डॉट एन कैप डी एस। अब यहाँ पे आपकी जो सर्व समीका है उसका इस्तेमाल करिए। जब आप सर्व समीका का इस्तेमाल करेंगे तो ये दो पार्ट बनेंगे। पहला पार्ट होगा डेल यू क्रॉस डेल वी प्लस दूसरा होगा यू आपका बाहर डेल क्रॉस डेल वी। ये सर्व समीका का ही सारा कमाल रहेगा इसमें, डॉट एन कैप डी एस। और आप उसी सर्व समीका का परगुण नंबर 2 फिर से कहता है कि किसी का ग्रेडियंट निकालने के बाद अगर कर्ल निकालते हो तो वो 0 होता है। अगर आपने ग्रेडियंट निकाला है, ये ग्रेडियंट रहा, और ग्रेडियंट का अगर आप कर्ल निकाल लेते हैं, कर्ल रहा, तो परगुण नंबर 2 के हिसाब से ये 0 हो गया। तो ये 0 हो गया तो आपका क्या बचा, डेल यू क्रॉस डेल वी एन कैप डी एस, यानी आपका ये वाला समाकलन आ गया। ठीक है, और ये वाला समाकलन किसके बराबर है, इस वाले के, और ये वाला कौन है, S1। तो आपका इसका नाम अगर मैं S रख लूं तो S1 बराबर हुआ S। ठीक है ना। और एक चीज और भी है इसके अंदर, ये S2 के बराबर भी है कि अगर मैं F की जगह ये ना रखता, यहां मैंने F की जगह ये रखा है, और ये ना रख के अगर मैं V डेल U रखता तब भी यही आता, क्योंकि जब वह V डेल U रखता तो यहाँ V आ जाता, यहाँ U आ जाता, तो बस ये इंटरचेंज होते, यहाँ U होता, यहाँ V होता, यहाँ U होता, यहाँ U आता, यहाँ V आता, लेकिन यहां बदल जाता। देखिए हमें डेल यू आगे चाहिए, डेल वी पीछे चाहिए, तो यहां क्रम बदल के आता, तो ये नहीं चलता, क्योंकि डेल यू, देखिए सदिश में फर्क पड़ता है, सदिश में कौन आगे है कौन पीछे फर्क पड़ता है। तो हमें डेल यू ही आगे चाहिए, उसमें वी आगे आता, यू पीछे आता, ये पद तो 0 आता, क्योंकि यहाँ पे यू आता तो उसका ग्रेडियंट का आप डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट का आप कर्ल निकाल रहे हैं, तो वो तो 0 होना ही होना है, तो ये 0 होता, ये पद बचता। लेकिन इस पद में आपका वी आगे होता, यहाँ पे आपका वी होता, डेल वी क्रॉस डेल यू बनता, जो कि आपका S कभी नहीं बनता, क्योंकि आपका समाकलन में U पहले और V बाद में, ये नहीं आता। तो केवल S1 से ही आ सकता था, S2 से नहीं आता, इसलिए केवल S1 के बराबर है, ना कि S2 के बराबर है। देखिए छोटा सा डिफरेंस है, कई जने जल्दबाजी में करते भूल जाते कि कौन आगे है कौन पीछे, क्या फर्क पड़ता है। ये छोटा सा डिफरेंस जो है ये सवाल को बिगाड़ देता, और फिर आप करके आते ये वाला ऑप्शन कि S1 और S2 दोनों बराबर है, जबकि दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि S2 वाले केस में क्या होता है कि डेल V क्रॉस डेल यू आता है, जबकि हमें चाहिए डेल यू क्रॉस डेल वी, जो कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब वापस नहीं आ रहा है, तो ये इसके बराबर हुआ ही नहीं, ये सिर्फ पहले वाले के बराबर हुआ, S1 के बराबर। ठीक है ना। तो ये टेढ़े क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने कहा था ना टेस्ट तो थोड़ा आपको अटपटे भी मिलेंगे, ये अटपटे क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एकदम सिंपल, एक अचर सदिश है, तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य है। ये भी नवकार पब्लिकेशन की बुक का ही क्वेश्चन है। नवकार पब्लिकेशन में एक्सरसाइज नंबर 2.1 में जाइए, फर्स्ट 2A में जाइए, 2A का ही आपका ये क्वेश्चन मिल जाएगा, पिछले पेज के ऊपर, पेज नंबर लगभग 7-8 का है, ये आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अब इसमें क्या है, देखिए सीधा मैं यही बता देता हूँ गलत क्या है। ए अचर सदिश है तो ए का डाइवर्जेंस 0 आएगा, ये बात एकदम सही है। ए जब अचर सदिश है तो उसका कर्ल निकालोगे वो भी 0 ही आएगा। ए अचर सदिश है, अचर सदिश का कोई भी अवकलन करो वो तो 0 आना ही आना है, तो ये 0 आ गया, और इतने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ पहले वाले को देखिए, पहले वाले में क्या है, पहले वाले में है डेल डॉट ए। जब भी अवकलन जो होता है, अगर आपका dy/dx अवकलन है, तो जब आप पीछे कुछ लिखेंगे तो उसका अवकलन होगा, y अगर पीछे लिखा हुआ है तो उसका अवकलन होगा, लेकिन अगर y आगे लिखा हुआ हो तो क्या उसका अवकलन होगा। इन दोनों बातों में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे इन दोनों बातों में ये अंतर है सर कि यहाँ y का अवकलन हो रहा है, यहाँ y गुणा हो रहा है, तो y का अवकलन करना और y को गुणा करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही बात है, a डॉट डेल का मतलब है a जो है वो डेल के साथ खाली डॉट गुणा हो रहा है, और यहाँ पे है कि भैया डॉट गुणा भी होगा और उसका अवकलन भी होगा। तो अवकलन और खाली गुणा कैसे बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। जैसे कई बार होता है जैसे गधे के पीछे खड़ा होना, गधे के आगे खड़ा होना, क्या बराबर बात है, नहीं, क्योंकि गधा जो होता है वो
पीछे से लात मारता है ना, तो गधे के पीछे खड़े होंगे तो ज्यादा खतरा है, आगे खड़े होंगे तो कोई खतरा नहीं मिलता इतना। ऐसे ही सांड है, सांड के आगे खड़ा होना खतरनाक है, पीछे खड़ा होना इतना खतरनाक नहीं है। तो यही ध्यान रखना है कि भैया अवकलन वो संकारक है जिसके पीछे खड़े होंगे तो अवकलन करना पड़ेगा, आगे खड़े होंगे तो गुणा होगी, मतलब सुरक्षित है, पीछे हुए तो अवकलन है। तो यहाँ पे डेल डॉट ए बेचारा पीछे, पीछे इसका मतलब इसको डॉट गुणा भी करनी पड़ेगी, इसको अवकलन भी करवाना पड़ेगा, दोनों काम होंगे इसके। लेकिन इस वाले के केवल डॉट गुणा होगी, तो दोनों बराबर नहीं है। जैसे ये दोनों बराबर नहीं है वैसे ये दोनों भी बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया जैसे एक्सरसाइज 2.1 में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। उसमें यही सिखाया जाता है, हम यही सिखाते हैं कि भैया कि अवकलन करना और गुणा करना, दोनों बातों में अंतर साफ साफ अंतर है यार। एक तो गुणा करते हो, एक अवकलन करते हो, दोनों एक ही चीज है, और दोनों एक चीज है तो फिर दो बार क्यों पढ़ रहे हो? गुणा तो आपने पहले ही पढ़ लिया था। तो गुणा करना अलग बात है, अवकलन करना अलग बात है। ये क्वेश्चन आपका आ गया, ये लंबा क्वेश्चन गया। वैसे तो जिनकी स्पीड अच्छी है वो फटाफट इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि दो बार कर्ल निकालिए, बैक टू बैक कर्ल निकालिए। एक बार कर्ल निकालो जो आए, फिर उसको हाथों हाथ उसको दोबारा मशीन में डाल दो और दोबारा कर्ल निकाल लो, बैक टू बैक दो बार कर्ल निकाल लो। समझ लो क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि भैया एक बार कर्ल निकाला, जो भी आए जितना भी आए दोबारा मशीन में डालो, दोबारा कर्ल निकाल लो और फिर देखो आपका आंसर क्या आता है। बस ये क्वेश्चन है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको कर्ल निकालना है, एक बार कर्ल करके जो आए सारणिक में डालिए, कर्ल निकल जाएगा, फिर दोबारा से सारणिक में डालिए, दोबारा कर्ल निकाल लीजिए। स्पीड पे है ये क्वेश्चन आपका, स्पीड के, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है। सीधा मशीन में डालिए, एक बार कर्ल निकालिए, फिर दोबारा निकालिए, दोबारा मशीन में डाल दीजिए, जो भी है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। निम्न में से फाई एक अदिश बिंदु फलन है, तो ये किसके बराबर है? DSR है ना, DSR है और DVR है। जब DS और DV आते हैं तो हमें ये इस बात का इशारा करते हैं, वैसे इस क्वेश्चन को हम थोड़ा चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन चलिए मानते हैं कि सही है ये क्वेश्चन। तो N फाई DS किसके बराबर होगा? तो भाई जब DS और DV आते हैं तो हमें हमारी प्रमेय याद आती है गॉस, F डॉट N कैप DS बराबर डेल डॉट F DV, डेल डॉट F DV। और अगर हम डॉट गुना हटा दें, नॉर्मल गुना रखें, तो F अगर एक अदिश है तो F N कैप DS बराबर, अगर F जो है वो एक अदिश है, अदिश के लिए अगर F एक अदिश है तो उसका जो गॉस रूप है, गॉस प्रमेय का जो रूप होता है, देखिए सदिशों के लिए मैंने आपको बता चुका, गॉस का एक क्रॉस गुणा का रूप होता है, एक डॉट गुणा का रूप होता है, एक अदिश का रूप होता है। तो ये जो अदिश वाला रूप है अगर इसमें मान रखे तो हमें क्या रखना होगा? हमें F की जगह क्या रखना होगा? फाई। यहाँ मैच करिए, F की जगह क्या है? फाई है। तो यहाँ अगर हम फाई रख दें तो ये फाई एन कैप DS समाकलन जो है किधर आ जाएगा? डेल फाई DV, डेल फाई DV। तीन क्वेश्चनों में, 3 सालों में 3 क्वेश्चन पूछ लिए। एक बार गॉस का पूछ लिया डॉट गुणा वाला रूप, जो कि वो तो फेमस ही है, वो तो मेन प्रमेय वही है। एक है क्रॉस गुणा वाला रूप और एक है अदिश रूप। इन पे तीनों पे एक बार एक सवाल पूछ लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधा ही पूछ लिया कि भैया बताइए स्ट्रोक प्रमेय कौन सी है? स्ट्रोक प्रमेय कौन सी है? आपको याद होगा एक क्वेश्चन पूछा था कि ग्रीन प्रमेय कौन सी है, एक पूछा स्ट्रोक प्रमेय कौन सी है। तो गॉस प्रमेय भी कभी ना कभी आ ही जाएगी। इनमें से गॉस प्रमेय कौन सी है? तो ये है F डॉट DR होता है, बिल्कुल होता है। F डॉट DR जो होता है वो V पे नहीं होता भाई, ये तो गलत, बिल्कुल गलत। V पे नहीं होता, रेखा समाकलन होता है C पर, परिपथ के ऊपर। ये जो परिपथ होता है, ये जो बाउंड्री है, हमारे खेत वाली जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे चलना होता है रेखा समाकलन, और इसके अंदर, खेत के अंदर चलना होता है, ये होता है हमारा S, पृष्ठीय समाकलन। और फिर इसके जो आयतन है, इसकी जो मिट्टी है, उसको खोद के, खड्डा खोद के फिर जो सब कुछ बनता है वो होता है आयतन, V, उसे आयतन समाकलन कहते हैं। तो यहाँ पे जो रेखा समाकलन किया गया, रेखा समाकलन V पे कभी हो ही नहीं सकता, रेखा समाकलन तो बाउंड्री पे होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत। F डॉट DR C पर, हाँ जी, F डॉट DR C पर, ये बात सही है। फिर हो गया कर्ल N कैप डॉट DS और S पे किया गया, बिल्कुल सब सही है और बराबर का चिन्ह एकदम फिट है, एकदम फिट है बॉस, एकदम ठीक है, बस यही चाहिए था। तो ये हमारी स्टॉक पर में इनके जो स्टेटमेंट आप पढ़े, इनके जो कथन पढ़े, तो कोमा टू कोमा कौन C पर है, कौन S पे है, कौन V पे, सावधानी बरतिएगा। अगर ये सावधानी ना बरती तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, फंसाने के लिए सीधा ऑप्शन पहला एक जो है वो ऐसे ही डाला हुआ था कि बंदा फंस जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भाई ये आपका R सदिश है, ये भी नवकार पब्लिकेशन की बुक खोलिए, वहां पे आपको मिल जाएगा।
एकदम सीधे क्वेश्चन वहां से उठा उठा के डाल रहे हैं। ढंग से ईमानदारी से बुक को निकाल लीजिए, आपका काफी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से सीधे सीधे मिल जाएंगे या थोड़े बहुत बदलाव के साथ मिल जाएंगे। आर को डी आर ओवर डी टी के साथ कीजिए, ये हम कर चुके हैं। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 यही था भाई। क्वेश्चन नंबर 1 तो कम से कम इससे लंबा तो था, समाकलन और किया था हमने, आर क्रॉस डी आर करके समाकलन और किया था। ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बेचारा समाकलन करा ही नहीं रहा। ये तो कह रहा है भैया ये रहा आर, डी आर ओवर डी टी निकालिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, डी आर ओवर डी टी। ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसकी जगह बताऊं आपको तो मिल जाएगी एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर। फर्स्ट एक्सरसाइज की जो ए एक्सरसाइज है, ए की एक्सरसाइज है वेक्टर कैलकुलस के अंदर, सदिश कलन के अंदर, उस एक्सरसाइज के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा और राइट हैंड साइड के पेज पे मिल जाएगा क्वेश्चन। आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी का मान, तो ये तो आर का मान हो ही गया आपका, ये रहा आर, डी आर ओवर डी टी निकाल लीजिए, ये हो गया माइनस एन साइन एन टी। और सच बताऊं तो मुझे उसका आंसर भी याद है। और आप ये सोचें कि रटने की जरूरत है, नहीं बिल्कुल नहीं है रटने की जरूरत भाई, बार बार निकालिए, रट्टे अपने आप ही जाते हैं। बार बार जब आप चीजों को निकालते हैं तो दिमाग में छप जाती है, दिमाग ऐसे ही काम करता है। आर का डी आर ओवर डी टी के साथ क्रॉस गुणा, तो हो गया आई जे, ये है आपका कॉस एन टी, के का कोई पद है नहीं, 0 माइनस एन साइन एन टी, एन कॉस एन टी। जब आई वाला निकालेंगे तो क्रॉस गुणा करते ही 0 0 आई कैप, जे वाला निकालेंगे तो क्रॉस करेंगे 0 जे कैप प्लस के कैप, के कैप निकालेंगे क्रॉस गुणा करेंगे तो एन कॉस स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस एन साइन स्क्वायर टी, एन कॉमन आ जाएगा, कॉस का साइन स्क्वायर का मान 1 हो गया, तो ये आपका आ गया एन के कैप, एन के कैप। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21, डाइवर्जेंस आर निकालिए। डाइवर्जेंस आर निकालिए। आर कौन होता है? स्थिति सदिश होता है। आर होता है आपका स्थिति सदिश, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। इसका डाइवर्जेंस आर, डाइवर्जेंस आर मतलब इसका एक्स के सापेक्ष, इसका वाई के सापेक्ष, इसका जेड के सापेक्ष। इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे 1 आएगा, इसका वाई के सापेक्ष करेंगे 1 आएगा, इसका जेड के सापेक्ष करेंगे 1 आएगा, और 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आ गया आपका 3। तो डाइवर्जेंस आर आया 3। बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन। डाइवर्जेंस ग्रेडियंट से भी सिंपल होता है। डाइवर्जेंस जो है वो ग्रेडियंट से भी सिंपल, कर्ल थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सारणिक बनाते हो, सोल्व करते हो, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। ये तो भैया एकदम सीधे सीधे होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सीधा सर्वसमीका पूछ लीजिए। बताइए सर्वसमीका ये क्या है? डाइवर्जेंस यानी डेल डॉट, डेल डॉट। अब देखिए सर्वसमीका, सीधी सर्वसमीका, वैसे सर्वसमीका पे इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन आए हैं, ये सीधा क्वेश्चन आ गया कि बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सर्वसमीका का है। तो इनमें होता क्या, इस सर्वसमीका में क्या होता है भैया? सबसे पहले होता है ए का क्रॉस गुणा और बी बाहर रहता है, बी भैया बाहर, और क्रॉस गुणा होती है, मतलब जो कर्ल है वो निकलता है ए के साथ। याद रखिएगा, मैंने भी रट्टा मारे हुए हैं, आप भी रट्टे मारिए। फिर उसके बाद में ए बाहर रहता है और फिर बी के साथ क्रॉस गुणा होता है। इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैंने मेरे हिस्से के रट्टे मारे, आप अपने हिस्से के रट्टे मारिए। ठीक है, बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। मैंने याद इस तरीके से रखा कि भैया पहले जो पहला होता है उसकी बारी पहले आनी चाहिए ना, जो पहले आया वो पहले जाए। तो पहले की बारी है तो ए की बारी पहले ली है, बी को बाद में ली है, और जब ए को पहले ले लिया तो बी को बाहर खड़ा ही होना पड़ेगा, और जब बी को ले लिया तो ए को बाहर खड़ा होना पड़ेगा। तो इस तरीके से जचाया हुआ है फॉर्मूला और इस हिसाब से बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये रहा, गॉस प्रमेय की सहायता से। गॉस प्रमेय लगाइए। ये हमारे सदिश का हो गया आई पार्ट, जे भाग, और ये आपका नवकार पब्लिकेशन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। फिर से आप कहेंगे सर आप तो नवकार पब्लिकेशन की बुक में से उठा रहे हैं, वहां से पहला क्वेश्चन है ये, सबसे पहला क्वेश्चन यही है उसका। तो जब मैंने कहा ना एक क्वेश्चन अगर आपने निकाले ना, अगर आपको ये टफ लग रहे हैं तो इसलिए लग रहे हैं कि आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं निकाले और आपने गलत बुक से पढ़ा है। अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो सीधे सीधे आपने गलत बुक से पढ़ाई की है, आपने वो बुक नहीं पढ़ी जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जगह बता रहा हूँ आपको। नवकार पब्लिकेशन खोल लीजिए बुक को, बुक खोलते पहले क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए ये नहीं है क्या। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है ये। इससे आपका जो सदिश एफ है वो बन जाएगा। ये रहा सदिश एफ। सदिश एफ हो गया आपका x प्लस 2, ये x प्लस 2 नहीं है बल्कि x प्लस जेड है, सॉरी मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। x प्लस जेड आई कैप प्लस y प्लस जेड जे कैप प्लस x प्लस वाई के कैप, ये आपका f आ गया।
और अगर हम गॉस पर में लगाते हैं तो हमें डाइवर्जेंस निकालना होगा डेल डॉट एफ, और डाइवर्जेंस का मतलब होता है पहले का एक्स के साथ जो कि 1 आ गया, दूसरे का वाई के साथ जो कि 1 आ गया, तीसरे का जेड के साथ जो कि 0 आ गया, क्योंकि जेड है ही नहीं, ये आ गया 2। और जो गॉस पर में है उसके हिसाब से आंसर होता है डेल डॉट एफ डीवी, डेल डॉट एफ डीवी। ये 2 हो गया, 2 बाहर आ गया, डीवी अंदर आ गया, डीवी का समाकलन हो गया वी। वी है आयतन, किसका आयतन, जो आकृति दी गई है। और आकृति कौन सी है आपकी, ये रही, लिखा पड़ा है कौन सी आकृति है, गोला। और गोले की त्रिज्या कितनी है, ए। तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4 पाई आर क्यूब, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या है ए, तो हो गया ए क्यूब। तो 4 दूनी 8 पाई, 8 पाई बटा 3 ए क्यूब, 8 पाई ए क्यूब बटा 3, ये आपका आंसर आ गया। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। मैंने कहा ना स्टैंडर्ड बुक्स के साथ जाइए, स्टैंडर्ड बुक का बहुत फायदा होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में से अगर कोई आरपीसी क्वेश्चन उठाती है तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन उठाने पे भी कोई क्वेश्चन नहीं होता। अगर किसी लोकल बुक में से जब क्वेश्चन उठा लिया जाता है, कोई बड़ी संस्था, आरपीसी ऑब्वियसली बात है हर कोचिंग से बड़ी है, ये तो आप मानते होंगे, कोई डाउट है क्या आपको, नहीं ना। तो फिर वो तो सरकारी संस्था है ना, तो वो संस्था तो सबसे बड़ी होगी, वो संस्था अगर छोटी संस्थाओं से क्वेश्चन उठाएंगे तो आप डाउट करोगे। तो ऑब्वियसली बात है ऐसी जगह से क्वेश्चन उठाएगा जहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सके, तो स्टैंडर्ड बुक ही एक उपाय बचती है। तो अच्छी अच्छी बुक्स है वो हमेशा आप पढ़िए, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक्स हमेशा स्टैंडर्ड रखिए। वैसे तो होना दोनों ही चाहिए, स्टैंडर्ड टीचर से ही पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़िए। हर चीज जैसे आप है ना ब्रांडेड लाते हैं ना, घर में क्या लाते हैं, घर में जब सामान की बात आती है तो आप कहते हैं भैया ब्रांडेड सामान लाओ, क्यों, क्योंकि उसकी गारंटी होती है, जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है, क्यों, ब्रांडेड। तो जो किताबें पढ़ने की बात में है तो लोकल किताबें क्यों, ब्रांडेड किताबें पढ़िए, ब्रांडेड टीचर से पढ़िए, ब्रांडेड समझ रखिए, सब कुछ ब्रांडेड करिए, रिजल्ट भी ब्रांडेड आएगा। ठीक है, तो फाइनली इसके साथ ही वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट हो गया। तो देखिए वेक्टर कैलकुलस के ज्यादातर क्वेश्चन मैंने बताया कि नवकार पब्लिकेशन की बुक है, गोखरू की बुक है, वहां से आते हैं। तो आप उसको अगर ढंग से निकाल लेते हैं, ये देखिए ढंग से निकालने की बात है सारा। सबसे पहले तो एक एक चीज को जाके, जैसे मैंने बताया, एक एक टॉपिक को जाके पढ़िए, पढ़ने के बाद में एक एक सवाल उसका निकाल लीजिए, 2 सवाल निकाल लीजिए, 3 निकाल लीजिए, जब तक आपको कंसेप्ट ठीक से नहीं हो जाए। और अभी तो टाइम कम बचा है इसलिए दिक्कत है, वरना तो अगर टाइम होता तो ये लगभग जो है ये 3 या 4 दिन का मैटर होता है। 3-4 दिन में आराम से आप डॉक्टर गोखरू की जो नवकार की बुक है उसको आराम से निकाल के साइडलाइन कर सकते हैं। और ऐसा करते ही आपको 4 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, जो मैंने पहले ही कहा था 4 आ रहे हैं, तो 3 आपके आराम से हंसते खेलते कवर हो जाएंगे, हंसते खेलते कवर। इक्का दुक्का क्वेश्चन है वो घुमा के आएगा तो परेशान कर सकता है। जैसे वो बीच में एक S1 S2 ऐसे क्वेश्चन आए थे, वो जरूर थोड़े से अटपटे थे, बाकी सारे क्वेश्चन सीधे थे। ठीक है ना। तो चलिए फाइनली उम्मीद करता हूँ कि वेक्टर कैलकुलस आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब जो इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइए, क्लिक करिए, वहाँ जाइए। वहाँ पे मैंने अभी जो रिसेंटली जो पिछले जो लेक्चर थे उनकी PDF डाली है, और आज सतीश कलन की भी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो एंजॉय करिए। और इसके बाद में जो टॉपिक होगा उसमें मैं सतीश को भी अलग से कवर करूँगा, सतीश कलन को कवर किया वैसे ही सतीश को भी कवर करूँगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।